का समकालीन कला वातावरण पर। नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये सदी, ये वक्त एक बहुत तेज़ी से बदलता हुआ वक्त है और विविध प्रकार की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, इससे हमको रूबरू होना पड़ा है। दुनिया बढ़ रही है, दुनिया चल रही है और दुनिया चलेगी, लेकिन पूरी दुनिया में अनेकों तरह के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलावों पर बातें हो रही हैं। सुबह सुबह अभी पढ़ रहा था कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आया है, उसने संगीत के बारे में बहुत बेहूदी टिप्पणी की है। और पिछली बार जब तालिबान आया था तो उसने बहुत ही खूबसूरत बौद्धकालीन मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया था। ये कैसे लोग हैं? मूर्तियाँ इतिहास होती हैं, उस समय के कलाकारों, मूर्तिकारों, प्रबुद्ध जनों के हस्ताक्षर होती हैं। साहित्य उसी तरह से होता है। संगीत एक तरह से सबसे जो खूबसूरत माध्यम है व्यक्ति को अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को पहुंचाने का, वह बहुत ही खूबसूरत स्वरूप है और संगीत में ही अपने आप जुड़ जाता है परफॉर्मिंग, अभिनय। तो जो अभिनय है, जो परफॉर्मिंग है, वो बहुत ही खूबसूरती से अपनी पूरी जो क्षमता है व्यक्ति की, जो उसकी कलात्मकता की, वह चित्रों, मूर्तियों और तमाम कला के माध्यमों के जरिए तो व्यक्त ही करता है, लेकिन जो अभिव्यक्ति का, जिसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसमें अभिनय होता है। और जो बिना देखे हुए भी हम उसके भावों को दूर दराज सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उसमें संगीत होता है। खास करके जो वाद्य के तरीके से स्रोत होते हैं, जो स्वर होता है, जो राग होता है, जो गीत होता है। तो ये सब वक्त और वक्त की जो स्थितियां हैं, वह सब किस तरह से हमें प्रभावित करती हैं। हमारे मुल्क में भी करीब करीब इसी तरह की चीज़ें, जो हमारे तमाम आयाम हैं कला के, उनके साथ होते रहे। अगर देखा जाए तो इतिहास जब हमें अजंता, एलोरा, खजुराहो इत्यादि को दिखाता है, या प्रागैतिहासिक काल की कला से लेकर के तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, तो हमें लगता है कि हमने इन क्षेत्रों में जो दक्षता हासिल की है, वह ठहरी ठहरी क्यों नज़र आ रही है। आखिर अजंता किसी की कॉपी तो नहीं है, एलोरा और खजुराहो किसी की नकल तो नहीं है, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल की कला है, उस तरह की कला का आरंभ पूरी दुनिया के प्रागैतिहासिक काल में दिखाई देता है। यानी मानव के आरंभ से कलाओं का जो स्वरूप है, वो पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो थोड़ा नीचे ऊपर एक जैसा नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, तमाम तरह के युद्ध होते हैं, विकास की बात की जाती है,
और समाज में इन सब चीज़ों का महत्व और मूल्य बढ़ता है, तो उन सब चीज़ों का इतिहास के साथ एक जुड़ाव होता चला जाता है। और हम यहाँ पर पूरे इतिहास को क्रम से तो नहीं बता सकते, नहीं बात कर सकते, लेकिन जब हम बात करते हैं लोक जीवन का, तो लोक इन तमाम तरह की कलाओं से भली भांति परिपूर्ण है और जगह जगह की अपनी कलात्मक पहचान है, उसका निजत्व है। वो चाहे आप मधुबनी को ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान में जो काम होता है उसको ले लीजिए, या जो उड़ीसा में होता है, बंगाल में होता है, तमाम इनके जो साउथ इंडिया में हैं, तो इन सब के, चाहे वारली का इलाका हो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो सेंटर हो, ये सब चीज़ें अपनी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन जो हमारी उन्नत कला है वह लंबे समय से जिस भारतीय कला परंपरा को आगे ले जाने की ज़रूरत थी, उससे कहीं ना कहीं विचलित होकर के दुनिया के जो कला आंदोलन हैं उनसे भिन्न एक अनुकरणीय मार्ग पर चलते हुए अगर एक दो बड़े कलाकारों को छोड़ दिया जाए, तो किसी ने ऐसा काम नहीं किया जिसमें भारत की आत्मा बसती हो। अब कला को क्षेत्र और सीमाओं से बांधना भी एक अच्छा काम नहीं है। वह तो हम लोग कलाओं के क्षेत्र में पाते ही हैं कि वो खास या एक विशेष क्षेत्र की कला होती है। तो ऐसे कलात्मक जो आंदोलन हैं, जो कलात्मकता है, वह निश्चित तौर पर एक क्षेत्र में बचती है। और हम अगर भारतीय कला इतिहास में जाएंगे तो उसका भी जो अलग अलग कला शैलियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो निकल कर के आई हैं, वो भी उन बंधनों को तोड़ नहीं पाती। और ये सब टूटता तब है जब यहाँ पर मुग़लों का आगमन होता है। मुग़लों के आगमन के साथ जो उनकी अपनी शैली थी, जो जिसको आप ईरानी कला या जो भी लोग वो अपने साथ कला लेकर के आए थे, जो भी जहाँ से भी आए थे, तो जब वो हिंदुस्तान या भारत की कला के साथ मिलकर के काम किए तो एक कला का नया नाम आया, मुग़ल कला, यानी कि उनके युग में की जाने वाली कला। तो मुग़ल कला के जो नमूने हमको प्राप्त होते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके के होते हैं। हालांकि अब वो अजंता की बात को जब हम करेंगे तो अजंता तो अपने आप में एक अलग तरह का जो स्वरूप है कला का, भारतीय कला का, वो मौजूद ही है, लेकिन जो उसमें कालांतर में गिरावट हुई, जो कालांतर में उसमें कमियां आईं, उन सब का जो नए सिरे से जो शुरुआत हुई, क्राफ्टमैनशिप की जो बात बढ़ी, उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एक वो दौर था जब हमारी उन्नत कला बहुत ही अलग तरह से विषय, तकनीक और जो शैली और तमाम उसकी जो बारीकियों को लेते हुए अपने आप में एक अच्छी पहचान बनी। आज क्या हो रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि सारी कलाएं गुरु शिष्य परंपरा में बढ़ती हैं, पनपती हैं और उसी में उनका विकास होता है। और विकास का जो स्वरूप है वो बने कैसे? हमने इतने लंबे समय तक जो पढ़ाई की और जो पाठ्यक्रमों की दशा देखी, उसमें मूलतः जो हमारा भारतीय तत्व है
वो बहुत तेज़ी से गौड़ होता गया। उसके तो जो तत्व हैं, उसकी जो शैली है, उसकी जो स्टाइल है, उसको तो शिक्षा में कहीं समाहित ही नहीं किया गया है। और अद्भुत देखा हमने कि भारतीय कला को मात्र अनुकरण की कला करके तमाम विद्यालयों महाविद्यालयों ने अपने विद्यार्थियों को अनुकरण नकल करने की कला का मर्मज्ञ बना दिया। और मैंने तो कई जगह पाया उनके शिक्षकों से भी बात करके, तो वो भी नहीं जानते कि उनकी टेम्परा स्टाइल क्या है, टेम्परा स्टाइल होती कैसे। और कई जगह तो बहुत ही हतप्रभ करने वाले दृश्य नज़र आए और स्थितियाँ नज़र आईं कि जब पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी और उस भांग का जो असर है वो युगों युगों से चले आ रहे इस शिक्षा के माध्यम में जो 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 विसंगतियाँ हैं वो बनी हुई। क्योंकि मेरा जो अध्ययन हुआ, अध्ययन खास करके अध्ययन और जो सीखने का मौका मिला, कुछ बहुत अच्छे कला मनीषियों के साथ मुझे मौका मिला, तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने उन चीज़ों को समझा। हालांकि वहाँ भी तालमेल था, वहाँ भी कोई कुछ था कोई कुछ था, तो वो अपना अपना साम्राज्य तो बनाते ही रहते हैं लोग। लेकिन जो ईमानदार कला शिक्षा की जो पद्धति थी, जब हमने आदरणीय जितेंद्र कुमार जी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में प्राध्यापक थे और उनकी शिक्षा दीक्षा शांति निकेतन से हुई थी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन के लेवल पर जो हमको बात बताई, जो पढ़ाया, जो तकनीक उन्होंने शुरू कराई, उसका फंडामेंटल, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया और उसकी खूबियाँ उन्होंने बताई। और स्वाभाविक है कि जब आपको फंडामेंटल्स पता हो जाते हैं, उसमें स्ट्रक्चर पता हो जाता है, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से आप उसे आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल ही नहीं पता है, उसका जो तकनीक है वही नहीं पता है, तो पता चलता है कि आप नाना प्रकार की गलतियाँ और त्रुटियाँ करते रहते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे समय में हम ये बातचीत छोटी छोटी ही रखेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कलाओं की जो ये खास बातें हैं उनको समय समय पर आपको बताते रहें, जिससे कि जो आने वाला विद्यार्थी है, जो आने वाला छात्र है, या जो भी कला प्रेमी है, वो कलाओं की खूबियों को फिर से समझे और उसको नए सिरे से एक तरह का एक स्वरूप दे, और वह कला फिर हमारे जो जो कलात्मक जो स्थितियाँ हैं, अवस्थाएँ हैं, उनके लिए वो उपयोगी हो। तो आज का मैं एक छोटा सा जो मेरा जो भूमिका के रूप में जो ये जो बातचीत हुई है, मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। और चूँकि अभी बहुत सारे जो विषय हैं, जो बहुत सारी जो विधाएँ हैं, जो बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सबको कैसे एक पटल पर लाया जाए, कैसे उनको कोरिलेट किया जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए, कैसे उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं, उन सबको एक आयाम दे करके उस पर आगे बात बढ़ाई जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप आने वाले दिनों में जब ये मेरा कार्यक्रम मैं इसको शुरू करूँगा, तो निश्चित तौर पर आप इसे बहुत ही मैं हो सकता है कि मैं इस पर और भी जो विद्वान जन हैं, जो विशेष जन हैं, उनसे भी बात करके इस पर कुछ लगाऊं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं स्वयं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम इसको एक ऐसा स्वरूप देंगे जिससे कि हमारी जो कला प्रेमी लोग हैं वो उसका लाभ ले सकें और हमारी कलाएं लोगों तक समझी और जानी जाने लगें। ऐसा मेरा आपसे वादा है।
और मैं समझ सकता हूँ कि ये वादा हमारा पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा, और मैं इसके लिए काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।